नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुख करते हैं खबरों का। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3% महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस जारी करने की घोषणा की है, जो अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ जमा किया जाएगा और नवंबर में देय होगा। उन्होंने कहा कि अप्रैल से सितंबर 2025 तक की अवधि का बकाया भी अक्टूबर में कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा और जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक के बकाया भुगतान के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि ये घोषणा शिमला में हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड कर्मचारी यानी HPSEB संघ के वार्षिक आम सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संघ के नेताओं के साथ चर्चा के बाद सरकार कर्मचारियों को एक पेंशन योजना यानी OPS प्रदान करने पर विचार करेगी। उन्होंने विद्युत बोर्ड में सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है और इस बात पर प्रकाश डाला है कि इसकी सफलता के लिए कर्मचारियों का समर्थन आवश्यक है। सरकार ने HPSEBL के कर्मचारियों के वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए 2200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं 2023 से सितंबर 2025 तक पेंशन भोगियों को ग्रेच्युटी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश नकदीकरण और पेंशन बकाये के रूप में 662.81 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं और इस वर्ष के अंत तक 70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जाना है। उन्होंने बताया कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति को केंद्रीकृत कर दिया गया है और अब बिना किसी बकाया राशि के साप्ताहिक रूप से वितरित किया जाता है। मुख्यमंत्री ने बोर्ड को दुर्घटनाओं की स्थिति में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक मुआवजा नीति लागू करने का निर्देश दिया है और लंबित पदोन्नतियों को तत्काल मंजूरी देने का आदेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को OPS प्रदान करने के बावजूद भाजपा नेताओं के दबाव के कारण केंद्र सरकार को अतिरिक्त उधारी रोकनी पड़ी। केंद्र सरकार पर बार बार OPS वापस लेने का दबाव डाला जाता है। उन्होंने अगले 3-4 महीने में आने वाली आर्थिक चुनौतियों को स्वीकार किया है, लेकिन तेजी से सुधार का विश्वास भी दिलाया है। पिछली भाजपा सरकार पर जनता के धन की बर्बादी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य को 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और 10,000 करोड़ रुपए की कर्मचारी देनदारियां विरासत में मिली हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज कर्मचारियों को उनके लाभ नहीं मिल पा रहे हैं तो इसका कारण वर्तमान सरकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की किसी ने परवाह नहीं की है। और दीपावली में मैं हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली के शुभ अवसर पर हम सब लोग दीप प्रज्वलित करके प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़े। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के प्रस्तुत करते हुए मैंने यह घोषणा की थी कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को 3% महंगाई भत्ते की किस्त प्रदान की जाएगी। जून में मैंने इसे देने का वादा किया था, लेकिन स्थिति ठीक ना होने के कारण मैंने इसको 2-3 महीने और आगे बढ़ाया। दीपावली के शुभ अवसर पर हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यह राशि कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके नवंबर मास में देय अक्टूबर मास के वेतन तथा पेंशन के साथ प्रदान की जाएगी। अप्रैल से सितंबर माह 1 अप्रैल 2025 से सितंबर माह तक का बकाया उनके बैंक खातों में दिवाली से पहले जमा कर दिया जाएगा। शिमला में प्रस्तावित 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा पार हो चुकी है। वन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्टेज 1 की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है और ये रोपवे विश्व का दूसरा और देश का सबसे लंबा रोपवे होगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बोलिविया के लापाज और एल ऑल्टो शहर को जोड़ने वाला सबसे लंबा रोपवे 33.8 किलोमीटर का है। 10 लाइन वाला रोपवे 2014 में बनकर तैयार हुआ है और तारा देवी शिमला परियोजना पर 2 वर्ष से कार्य चल रहा है। इसे आगे बढ़ाने के लिए 23 अक्टूबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में रखा गया जाएगा और हिमाचल प्रदेश रोपवे ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी RTDC ने कैबिनेट के लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। परियोजनाओं के खिलाफ पहले टेंडर प्रक्रिया आयोजित की गई थी, जिसमें केवल एक ही कंपनी ने भाग लिया था। कंपनी का चयन कर लिया गया था, लेकिन सरकार अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। इसके लिए शॉर्ट टेंडर का विकल्प भी प्रस्तुत किया गया है।
रोपवे के निर्माण के लिए ग्लोबल टेंडर की आवश्यकता होती है। यदि शॉर्ट टेंडर किया जाता है तो भी प्रक्रिया में 5 से 6 माह लग जाएंगे। कैबिनेट ये निर्णय लेगी कि नए सिरे से टेंडर किया जाए या पहले से चयनित कंपनियों को कार्य सौंपा जाए। परियोजना की लागत में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रारंभ में इसकी लागत 1734.40 करोड़ रुपए प्रस्तावित थी, लेकिन अब 2 वर्ष की देरी के कारण ये बढ़कर 2296 करोड़ रुपए हो गई है। इससे राज्य सरकार की हिस्सेदारी भी बढ़ चुकी है। यदि कैबिनेट मंजूरी देती है तो इसके बाद डीपीआर को संशोधित करके न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी को भेजा जाएगा। एनडीबी इस परियोजना में 20% की हिस्सेदार बनेगी और पहले सरकार को 346.80 करोड़ रुपए खर्च करने थे, लेकिन अब 459.2 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। एनडीए इसके लिए ऋण प्रदान करेगा, जिससे राज्य सरकार को इसे केंद्र सरकार और एनडीबी के समक्ष फिर से उठाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मंदिरों को दान की गई धनराशि का दुरुपयोग रोकने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दान को हर कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बल्कि मंदिर या धार्मिक कार्यों से जुड़े स्थलों पर ही उपयोग किया जा सकता है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने हिंदू धर्म के इतिहास को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने मंदिरों में दी गई धनराशि का उपयोग वेदों और योग की शिक्षा के लिए अध्ययन और प्रचार के बुनियादी ढांचे को तैयार करने और ऐसी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने और अन्य मंदिरों के रखरखाव, वित्तीय सहायता और पुजारी वेतन पर खर्च करने के आदेश दिए। इसके अलावा कोर्ट ने किसी भी प्रकार के भेदभाव और अस्पृश्यता को मिटाने जैसे अंतर्जातीय विवाद को बढ़ावा देने के लिए भी इस राशि के उपयोग के निर्देश दिए हैं। वेदों, उपनिषदों और अन्य व्याख्यात्मक ग्रंथों की शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाओं और वेद गुरुकुल स्थापित करने के लिए हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों और जातियों के पंडितों, पुजारियों को धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु बुनियादी ढांचा और व्यवस्था बनाने पर इस पैसे को खर्च करने की बात कही गई है। कोर्ट ने दान राशि का दुरुपयोग रोकने के लिए इस राशि को कुछ कार्यों के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने दान राशि का उपयोग उन सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए न करने का आदेश दिया है जो सरकारों द्वारा बनाए जाने हैं और जो मंदिर से जुड़े नहीं हैं। किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना के लिए, निजी व्यवसाय या उद्योगों में निवेश के लिए, दुकानें, मॉल या होटल चलाने के लिए इस राशि का उपयोग वर्जित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ गई है, जिससे लोग कपकपा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है, जिसमें तापमान और गिरने की संभावना जताई जा रही है। शीतलहर का प्रकोप अभी जारी है और कई स्थानों पर तापमान 0 से नीचे चला गया है। लोगों को ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। ईरान और अफगानिस्तान से शुष्क और ठंडी हवाएं चलने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह शाम न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और एक सप्ताह तक प्रदेश भर में वर्षा व हिमपात की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने 16 से 21 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। वहीं केलंग में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो राज्य में सबसे ठंडा स्थल रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में ठंड का असर लगातार जारी है और कई ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 के करीब पहुंच चुका है। शिमला, मनाली, डलहौजी और धर्मशाला में सुबह शाम की ठंड और दिन में हल्की धूप के कारण मौसम सुहावना बना हुआ है। वहीं 24 घंटों में सराहन में 1.5 किलोमीटर वर्षा हुई है। सुंदरनगर में सुबह घना कोहरा छाया रहता है और दृश्यता 100 मीटर तक ही सीमित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने बुधवार को कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले सहायक उप निरीक्षक संदीप कुमार के परिवार से मुलाकात की है और अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया है। सैनी ने उनके परिवार को भरोसा दिया है कि उचित कार्यवाही की जाएगी। रोहतक में साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप कुमार ने मंगलवार को
कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने एक अंतिम नोट छोड़ा है जिसमें दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार, जो उसी जिले में कार्यरत थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। 52 साल के पूरन कुमार, जो हाल ही में रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में महानिरीक्षक के पद पर तैनात हुए थे, उन्होंने 7 अक्टूबर को अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं एएसआई का शव मंगलवार को रोहतक में लाधौद धामर रोड के किनारे एक खेत में रिश्तेदार के अस्थायी कमरे से बरामद किया गया था। उनके परिवार ने शव को उसी गांव में एक रिश्तेदार के घर स्थानांतरित भी कर दिया था। बुधवार को मुख्यमंत्री सैनी, मंत्री महिपाल डांडा और कृष्णलाल पंवार तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर के साथ लाधौद गांव पहुंचे हैं और शोकाकुल परिवार को सांत्वनाएं भी दी हैं। हिंदी में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने रोहतक के लाधौद गांव का दौरा किया है और संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने परिवार को उचित कार्यवाही का भरोसा भी दिया है। लाधौद गांव में एक अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया है कि एएसआई के परिवार ने न्याय की मांग की है। एक रिश्तेदार ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि एएसआई की कथित आत्महत्या की गहन जांच की जाए, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो और एक नोट में गंभीर आरोप भी लगाए हैं। 6 मिनट के कथित वीडियो और सुसाइड नोट, जिसे एएसआई ने अपना अंतिम नोट बताया है, उसमें पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने पारिवारिक अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर ली है। एएसआई की मौत हरियाणा सरकार द्वारा सोमवार देर रात राज्य के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजे जाने और कपूर की छुट्टी के दौरान 1992 बैच के अधिकारी ओपी सिंह को हरियाणा के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के कुछ घंटे बाद हुई है। इससे पहले सरकार ने रोहतक के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया का तबादला कर दिया था। पूरन कुमार ने अपने अंतिम नोट में जिन 8 अधिकारियों के नाम लिए थे, उनमें कपूर और बिजारनिया भी शामिल थे। नोट में जाति आधारित भेदभाव, लक्षित मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार की ओर इशारा किया गया था। नहीं, हमने तो ये कहा जी, जो सुसाइड नोट और जो वीडियो क्लिप है उसके आधार पर जो मुकदमा दर्ज और अपना प्रशासन ने अपना काम करना चाहिए। तो क्या आश्वासन मिला? सीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई हम कार्रवाई कराएं, दोषियों के प्रति कार्रवाई कराएं, जो उचित कार्रवाई हो जाएगी, जो आश्वासन दे गए सीएम साहब, उसके जो उचित कार्रवाई होगी तो हम। देखिए, आपको अभी अपडेट भी किया था कि बड़ी दुखद घटना है। एक हमारे जो मुलाजिम है, हमारे जो सरकारी मुलाजिम है, हमारे परिवार से हैं, वो एक दुखद घटना में हुई है, जिसके अंदर हम परिजनों से बात कर रहे हैं और इस मैटर को जल्दी शॉर्ट आउट करके बातचीत करके इसको रिजोल्व कर लिया जाएगा। सर, परिवार की मांग क्या है? परिवार क्या कह रहा है? क्योंकि तो आपके परिवार साथ से बात चल रही है। नहीं, रात का टाइम था कल और परिवार की मांग यही है कि उनको जस्टिस मिले, तो उसके लिए सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से पहल जारी है और परिवार भी पॉजिटिव है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने रोहतक में कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों को इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप अपनानी होगी। नई शिक्षा नीति के तहत केजी से पीजी तक की शिक्षाएं दी जाएंगी। सरकार युवकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार देने पर बल दे रही है। बिना पर्ची खर्ची के 1.80 लाख युवाओं को नौकरी मिली है और 2 लाख नौकरियों का लक्ष्य बनाया गया है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी बुधवार को रोहतक में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय स्थल बोहर के 4थे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप को अपनाना होगा। इस दिशा में हमने तकनीकी संस्थानों में प्लेसमेंट के लिए 580 से अधिक उद्योगों से समझौते किए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं जिनमें केजी कक्षा से पीजी कक्षा तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। कई विश्वविद्यालयों में केजी से पीजी स्कीम कई विश्वविद्यालयों में केजी से पीजी स्कीम के तहत दाखिल किए गए हैं और बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार, शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महंत बालकनाथ योगी भी उपस्थित रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को पदक और उपाधियां प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे सुधारों पर बल दे रही है जिनसे
युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिले और वे समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें। प्रदेश सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के अब तक 1.80 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं के आह्वान में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करते रहें और उनकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी, ऐसा कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हमारी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश करे। इसके लिए उन्होंने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू की है। सात दिन के भीतर एक आईपीएस और एक एएसआई की आत्महत्या से हरियाणा के पुलिस महकमे में भूचाल आ गया है। बीते हफ्ते वरिष्ठ आईपीएस वाई पूरण कुमार ने अपने आवास में गोली मारकर हत्या कर ली थी। वहीं मंगलवार को इसी केस से जुड़े रोहतक में एएसआई संदीप लाठर ने गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। दोनों आत्महत्याएं कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा एक केस और है जो इन दोनों आत्महत्याओं से भी जुड़ा है। इसमें हरियाणा पुलिस ने वाई पूरण कुमार के पीएसओ सुशील को गिरफ्तार किया है। तीनों ही मामले आपस में जुड़े हुए और पेचीदा नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तीनों मामलों में निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कह चुके हैं, मगर मामला इतना उलझ गया है कि अब हरियाणा सरकार इस पूरे मामले के तह तक जाने के लिए जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को सौंप सकती है। आपको बता दें कि तीनों ही मामलों में पुलिस के अफसरों पर आरोप लग गए हैं। वाई पूरण कुमार ने भी अपने सुसाइड केस में 10 से ज्यादा पूर्व और मौजूदा आईपीएस पर आरोप लगाया है। मौजूदा आईपीएस पुलिस महकमे में ऊंचे पदों पर आसीन है। वहीं संदीप के आत्महत्या करने से ये मामला और भी ज्यादा उलझ गया है। सवाल यह है कि संदीप लाठर के पास जब वाई पूरण कुमार के खिलाफ काफी सारे सबूत थे तो उन्होंने आत्महत्या क्यों कर ली? उन्हें ये सारे सबूत इस मामले की जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी या रोहतक पुलिस को सौंपने चाहिए थे, मगर उन्होंने आत्महत्या का रास्ता अपनाया और इससे पूरा मामला और भी ज्यादा उलझ गया है। संदीप ने जो आरोप लगाए हैं, केंद्रीय एजेंसी ही उनकी सच्चाई सामने ला सकती है। सरकार भी इस पक्ष में है कि तीनों मामलों की निष्पक्षता से जांच की जाए ताकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके पीछे की सच्चाई सामने आ सके। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में सियासत और भी अलग रंग दिखाती हुई नजर आ रही है। पहले सभी राजनीतिक दल वाई पूरण कुमार के घर पहुंच रहे थे और अब संदीप लाठर के घर प्रदेश के नेता पहुंच रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनोले अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला संदीप के घर पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं दोनों आत्महत्या के केस को कुछ लोग जातिवाद का रंग देने में जुट गए हैं। पूरण कुमार ने अपने सुसाइड नोट में जातिगत उत्पीड़न का भी जिक्र किया था। उनकी आत्महत्या के बाद दलित समाज के कई संगठन उनके समर्थन में आ गए हैं। वहीं संदीप लाठर जाट समुदाय से हैं और उनकी छवि ईमानदार इंस्पेक्टर की रही थी। कई अहम मामलों को सुलझाने में उनकी भूमिका अहम थी। खुद सीएम भी उन्हें सम्मानित कर चुके थे। वह रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरानिया के काफ़ी करीबी थे। ऐसे में कुछ लोग दलित बनाम जाट कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है। वो 2-3 दिन से डिप्रेशन में चल रहा था। वो शनिवार को संडे को भी शाम में मिला था और मंडे को भी सुबह मिला था, आज भी मिला था। आज 2 घंटे पहले भी था। फिर भाई जो भाई ने कह रहा कि हम उससे उचित कार्रवाई हो जाए। उसने हाँ सबके मुँह में ही दे रखा एफआईआर लॉन्च कर दो, हमारे न्याय दे दो। दुखद कदम उठाया जो तो उसने जो भी उसने अपने उसमें कह रहा कि हम तो उससे के ऊपर कार्रवाई था, हमारा एफआईआर प्रशासन करो भाई। आप कह रहे डिप्रेशन में था, कभी को अपनी परेशानी बताई? उसके चेहरे से भी 2-3 दिन ये जो मामला था इसी से परेशान था। हाँ, कोई जो हरियाणा में ये चल रहा है। हाथ जोड़े यही निवेदन है उस पर एफआईआर लॉन्च की जाए। बस इससे के बारे में जो हुई थी जो प्रेस नोट और उसने अपनी वीडियो में कह रखा है उसी तत्व पे एफआईआर लॉन्च। पंजाब को अपार संभावनाओं की भूमि बताते हुए मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को राज्य में निवेश का आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब देश के तेजी से उभरते हुए औद्योगिक केंद्रों में से एक है। यहाँ निवेश करने वाले उद्यमियों को बड़े स्तर पर लाभ होगा। मान ने कहा कि पंजाब में आपसी भाईचारे, शांति और सद्भाव का माहौल बना हुआ है जो विकास और खुशहाली की मजबूत नींव है।
सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतार में हैं। वहीं सूबा सरकार पंजाब में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए विचारों और नवाचारों के लिए हमेशा तैयार है। बुधवार को सीएम बेंगलुरु में प्रतिष्ठित उद्योगपतियों को बैठक के दौरान संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पंजाब को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत किया है। मान ने कहा कि पंजाब में पूर्ण सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और सौहार्द है, जो राज्य के समग्र विकास और समृद्धि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। पंजाब बिजली विकास का इंजन है। सरकार हर क्षेत्र को निर्बाध बिजली प्रदान कर रही है, चाहे वो आवासीय हो, वाणिज्यिक हो या कृषि। पंजाब में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए विचारों और नवाचारों के लिए सरकार हमेशा से तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हमेशा से ही लचीलेपन, उद्यमशीलता और समृद्ध विरासत की भूमि रहा है। राज्य को भारत का खाद्य भंडार होने पर गर्व है, जो देश के अनाज भंडार में सबसे बड़ा योगदान देता है। सीएम ने कहा कि राज्य एक औद्योगिक महाशक्ति है। पंजाब खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, ऑटो कंपोनेंट, हस्त औजार, साइकिल, आईटी, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अग्रणी है। उन्होंने दावा किया है कि पंजाब का औद्योगिक विकास वास्तव में वैश्विक है, क्योंकि दुनिया भर के निवेशकों ने राज्य की क्षमता को पहचाना है। पंजाब में धान कटाई सीजन के साथ पराली जलाने की घटना बढ़ रही है, जो दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण को प्रभावित करती है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 15 अक्टूबर तक राज्य में दिन में 31 नए मामले सामने आए हैं, जिसकी कुल संख्या 165 हो चली है। अमृतसर जिला इस बार पराली जलाने के मामले में सबसे अव्वल है, जहां 68 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद तरन तारण में 47, पटियाला में 11 और फिरोजपुर में 6 मामले सामने आए हैं, जबकि कुछ जिलों जैसे मोगा, मुक्तसर, रूपनगर और पठानकोट में अब तक एक भी घटना की सूचना सामने नहीं आई है। CAQM रिपोर्ट के अनुसार अब तक राज्य भर में 165 स्थानों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें से 97 जगहों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई है। इन मामलों में संबंधित किसानों पर कार्यवाही करते हुए अब तक 89 किसानों पर पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है। कुल 4.40 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 3.15 लाख रुपए की राशि वसूल की जा रही है। पंजाब सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 80 से ज़्यादा FIR विभिन्न जिलों में BNS की धारा 223 के तहत दर्ज की गई है। इसके अलावा 55 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी की गई है, जिसका अर्थ है कि उनके भूमि रिकॉर्ड पर यह उल्लंघन दर्ज कर लिया गया है। अमृतसर और तरन तारण जिलों में सबसे अधिक कार्यवाही की गई है। अमृतसर में अब तक 32 किसानों पर जुर्माना, 32 FIR और 32 रेड एंट्री दर्ज की गई है। वहीं तरन तारण में 47 FIR दर्ज हुई हैं और 13 रेड एंट्री दर्ज की गई। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि अब तक किसी भी नोडल या सुपरवाइजरी अधिकारी के खिलाफ कोई अभियोजन कार्यवाही नहीं की गई है। हालांकि 67 चेतावनी नोटिस और शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। CAQM ने राज्य सरकारों और प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर सख्त कार्यवाही करें और किसानों को वैकल्पिक प्रबंधन उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करें। पंजाब में अब तक कुल 31.72 लाख हेक्टेयर धान क्षेत्र में से लगभग 19.5% क्षेत्र की कटाई पूरी हो चुकी है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े एक सीमा पार संगठित हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी मॉड्यूल पर पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमृतसर पुलिस ने उनके पास से 10 अत्याधुनिक पिस्तौल और 500 ग्राम अफीम बरामद की है। BSF जवानों ने अमृतसर सेक्टर में सीमा पार हो रही नशीली पदार्थों की तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए 2 ड्रोन और हेरोइन के 2 पैकेट बरामद किए हैं। सूचना के आधार पर जवानों ने गांव हवेलिया के पास तलाशी अभियान चलाया है, जहां से एक असेंबल्ड हेक्साकॉप्टर ड्रोन क्षतिग्रस्त अवस्था में बरामद किया गया है। इसी प्रकार गांव दाउके में एक ही घर की छत से 566 ग्राम हेरोइन मिली है। इसके बाद गांव नौशहरा ढल्ला में कार्यवाही करते हुए जवानों ने 560 ग्राम हेरोइन और ड्रोन को बरामद किया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने एक्स पर किए गए पोस्ट में बताया है कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी तस्करी का एक
अंतर जिला गिरोह चला रहे थे और पाकिस्तान के एक हैंडलर से जुड़े हुए थे। बरामद किए गए हथियार पंजाब में गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गैंगस्टरों और अपराधियों को दिए जाने थे और अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीजीपी ने कहा कि पूरे नेटवर्क, जिसमें इसके आगे पीछे के संबंध भी शामिल हैं, उसका पर्दाफाश करने और उसे ध्वस्त करने के लिए आगे की जांच जारी है। कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम और टेरर क्राइम और जो नारकोटिक्स है, उसमें हमने सक्सेस पाई है। 10 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स पकड़े गए हैं जो क्रॉस द बॉर्डर पुशिंग किए गए थे इंडियन टेरिटरी में थ्रू ड्रोन्स। इनका ब्रेकअप अगर देखें तो 4 ग्लॉक है 9mm के और 6 30 बोर के पिस्टल हैं सोफिस्टिकेटेड। काफ़ी लीथल वेपन है ये सारे। ½ kg ओपीएम भी रिकवर हुई है और 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक तो राजन है अमृतसर फैजपुरा का, सुरेंद्र सिंह एलियस पाली, ये टाली वाला गांव है पीएस सदर जलालाबाद में डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, और तीसरा जगजीत है चीमा कलां का सराय मानत खान पुलिस स्टेशन तरनतारन का। पंजाब में मनसा खुर्द के पास अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने मोटरसाइकिल पर जा रहे एक परिवार पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया है। डीएसपी बूटा सिंह ने बताया कि खोकर खुर्द गांव की निवासी करमजीत कौर अपने बेटे बेटी पोते पोतियों के साथ मोटरसाइकिल से अपने गांव लौट रही थी और जैसे ही वो मनसा खुर्द के पास में पहुंची हैं, एक मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया है। उन्होंने आगे बताया कि करमजीत कौर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उनकी बेटी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। छोटे बच्चे को कोई चोट नहीं आई है। मामले की गहन जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस का कहना है कि वो हमलावरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। ਇਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਢਾਡਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਕੋਟ ਲੱਲੂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਾਨਸਾ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਘੇਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 52 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 3 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਰਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करके सजा दवाई जाएगी। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।